हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन इकॉनमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। यानी कि इतने प्रकार के हम लोगों ने रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमारा पहला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारा का सारा हमारा क्या है, रिफॉर्म ही तो है, एक बदलाव ही तो है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा तो इन तीनों रिफॉर्म्स का क्या रिजल्ट निकला। यानी कि हम लोग एक मूल्यांकन करेंगे। असेसमेंट मतलब क्या, मूल्यांकन करेंगे, और इन तीनों के बारे में हम लोग एक बार समझ लेंगे कि आखिर ये तीनों जब हो रहा था तो उस समय पे हमारे इकोनॉमी का क्या हालत था, है ना। हालांकि तीनों का तीनों तो बेस्ट साबित हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों का तीनों बेस्ट साबित हुआ। लेकिन जब ये हो रहा था तो उस समय के दौरान हमारे इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए तो जानते हैं। और हाँ, इसमें भी हमारा अलग अलग टॉपिक मिलेगा, तो हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का शुरुआत हमारा यहीं से हो रहा है। क्या है? द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड इन 1.5 डिकेड्स आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन। यानी कि ये जो रिफॉर्म का जो प्रोसेस चल रहा था, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, ये जो रिफॉर्म का जो प्रोसेस चल रहा था ये 1.5 डिकेड में कंप्लीट हो गया। यानी कि एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, एक डिकेड का मतलब 10 साल, और हाफ डिकेड का मतलब हो गया 5 साल। यानी कि लगभग 15 साल के अंदर में जब से शुरुआत हुआ होगा, वहाँ से लेकर आने वाले अगले 15 साल के अंदर में ये तीनों का तीनों रिफॉर्म्स कंप्लीट हो गया था। यानी कि जो भी इसमें बदलाव करने थे, जो भी इनमें अमेंडमेंट करने थे, संशोधन करने थे, जो भी करने थे, ये सारा का सारा 15 साल के अंदर में हो गया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ देखा जाता है ना इकोनॉमिक्स में, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ देखा जाता है वो उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से ही देखा जाता है। यानी कि यदि किसी कंट्री में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो यदि उस कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में गुड्स और सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उस गुड्स एंड सर्विस के ज़्यादा वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप कर रहा है, यानी कि उसका जो इकॉनमी है वो डेवलप कर रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में किसी भी कंट्री के इकॉनमी के ग्रोथ को यदि देखा जाता है तो वो देखा जाता है उसके जीडीपी के हिसाब से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा हुआ, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रहे हैं और उसका वैल्यू भी ज़्यादा है, तो माना जाएगा कि वो इकॉनमी अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980-91 टू 8.2% ड्यूरिंग 2007 और 12। देखिए 1980 से लेकर 1991 तक का जो हमारा जीडीपी था वो 5.6% तक बढ़ चुका था। पहले जो भी था उससे हमारा 5.6 बढ़ चुका था, और 2007-12 आते आते तक वो 8.2% हो गया था। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि 5 से 8 ही तो बढ़ा है, 3% तो बढ़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं सॉरी, नहीं, ये देखिए 5 से जो 8% बढ़ा है ना, हम लोगों को लग रहा है कि केवल 3% बढ़ा है, लेकिन नहीं, ये 3% इतना बड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि जीडीपी का 1% यदि मान लीजिए 10 साल में यदि 1% भी बढ़ रहा है ना जीडीपी, तो बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है ना, गुड इंडिकेटर माना जाता है इसको। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 3% यदि बढ़ गया था तो बहुत अच्छा संकेत था, बहुत अच्छा मैसेज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइंड, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएटेड एंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ गॉन अप। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। जिस समय पे हमारा रिफॉर्म वाला पीरियड चल रहा था, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को जो हमारे थे, जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीनों जब हमारा चल रहा था तो उस समय पे एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रहा था। यानी कि एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा आपको तरक्की देखने को उस समय पे नहीं मिल रहा था।
उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी कि कभी घटना कभी बढ़ना, कभी घटना कभी बढ़ना, इस प्रकार से हमारा हो रहा था। और एंड दी ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ गॉन अप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ही हमारा एक ऐसा सेक्टर था, सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ही हमारा एक ऐसा सेक्टर था उस समय पे जो कि आगे बढ़ रहा था। यानी कि एग्रीकल्चर तो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गया था, नीचे गिर रहा था। सर्विस सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी घटना कभी बढ़ना। आगे जो लगातार बढ़ रहा था वो केवल और केवल हमारा सर्विस सेक्टर था। ठीक ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, और भी इसमें कुछ लिखे हुए हैं। देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। लेकिन इतना कुछ हो रहा था, इसके बावजूद भी हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक नहीं रहा था। रुक इसलिए नहीं रहा था क्योंकि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के तहत अपना मार्केट बाकी कंट्री के लिए खोल रखा था। यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो रहा था डिक्लाइन, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन जो सबसे आगे बढ़ रहा था वो था हमारा सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमने पूरी तरीके से छूट दे रखा था, है ना। चलिए, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, यानी कि लोग यहाँ पे आके अपने अपने अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, है ना, अपना बिजनेस चालू कर रहे थे, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को ये लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। उसके साथ ही साथ अब जब ये लोग अपने यहाँ पे आएंगे, इंडिया में आएंगे, तो क्या लेकर आएंगे? डॉलर लेकर आएंगे, है ना। जो भी सामान खरीदेंगे किस में खरीदेंगे? डॉलर में खरीदेंगे। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास उस समय पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, यानी कि डॉलर का जो हमारे पास नंबर था वो ज़्यादा बढ़ने लगा था, जो कि एक गुड इंडिकेटर था। ठीक ना। उसके बाद ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग FDI भी कहते हैं शॉर्ट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FDI भी कहते हैं, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि FII हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट $100 मिलियन इन 1990 to 91 to $73.5 बिलियन इन 2014-5। यानी कि उस समय पे जो भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, बाकी कंट्री के लोग यहाँ पे आ रहे थे, सेटअप कर रहे थे, अपना तैयार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनमें जो ना इंक्रीजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1990 और 91 में 100 मिलियन था, लेकिन 100 मिलियन डॉलर था, लेकिन 2014 और 15 में आते आते 73.5 बिलियन डॉलर हो गया। ये मिलियन था, ये बिलियन हो गया। यानी कि पूरी तरीके से आप मोटा मोटी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। आगे बढ़ रहे हैं फिर, उस समय पे हम लोग ग्रोथिंग फेज में ही थे। आगे, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट $6 बिलियन इन 1990 to 91 to about $321 बिलियन इन 2014 और 15। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि हमारे पास जो डॉलर का जो नंबर था ना, उस समय पे डॉलर का जो हमारे पास टोटल वैल्यू आप कह सकते हैं, उस समय पे हमारे यहाँ पे हो चुका था 1990-91 में $6 बिलियन, और वही जाके हमारा 2014 और 15 में हो गया 321 बिलियन। यानी कि आप कह सकते हैं कि 300 गुना ये डायरेक्टली आगे बढ़ गया, है ना। और ये बहुत अच्छा संकेत था उस समय पे। संकेत इसलिए अच्छा था क्योंकि इंडिया ने अपना मार्केट बाकी दूसरे कंट्री के लिए भी खोल दिया था। यदि नहीं खोलता ना तो यहाँ पे कोई भी लोग आते नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होता। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लोग अपना फैक्ट्री सेटअप नहीं करते, परमिशन ही नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। उस समय पे, हालांकि आज तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम होता है, कभी बेसी होता है, कभी कम होता है, कभी बेसी होता है। उस समय पे इंडिया जो है ना, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से एक थे। यानी कि इंडिया के पास उस समय पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डॉलर थे उस समय पे। और कभी कभी तो आज भी हम लोग रह लेते हैं, क्योंकि आज के दौर पे हमारा ना फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी बेसी होता रहता है ये सब चीज़। तो उस समय पे तो आगे थे भाई, और आज भी हम लोग कभी कभी आगे बढ़ते हैं, कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं, ठीक ना। मतलब ये हो गया कि हमारे पास डॉलर का वैल्यू कभी भी कम नहीं रहा है। आगे, इंडिया वाज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग पार्ट्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स इन द रिफॉर्म पीरियड।
रिफॉर्म पीरियड जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये सब चीज़ हो रहा था, तो उस समय पे इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपोर्टर था, यानी कि हम लोग यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि हम लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ ना कुछ भेजा करते थे। अब क्या भेजते थे? ऑटो पार्ट्स, यानी कि जो हमारे गाड़ी वाले पार्ट हैं, है ना, जो भी हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो वो हम लोग भेजा करते थे। इंजीनियरिंग गुड्स, जो भी इंजीनियरिंग में काम आते हैं, हमारे लोहा लक्कड़ ये सब चीज़, उन सबको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। आईटी सॉफ्टवेयर के फील्ड में करते थे, टेक्सटाइल करते थे, कपड़े करते थे हम लोग, यानी कि हर चीज़ उस समय पे आप कह सकते हैं कि आगे थोड़ा बहुत इंडिया था, ठीक ना। उसके बाद द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ नॉट इक्वली कंट्रीब्यूटेड इन एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फिजिकल मैनेजमेंट। देखिए, हमारे कंट्री का इकॉनमी तो उस समय पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये जो तीनों रिफॉर्म लाया गया था, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनके वजह से बहुत हद तक हमारे इकॉनमी में सुधार तो आया, लेकिन ये थोड़ा बहुत ना कहीं पीछे रह गया कुछ फील्ड में। जैसे एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में ये रोज़गार उतना नहीं दे पाया, है ना। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में ये उतना रोज़गार नहीं दे पाया। उसके बाद फिर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड फिजिकल मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे फील्ड थे जहाँ पे कि एलपीजी हमारा उतना ज़्यादा साबित अच्छा नहीं हो पाया, यानी कि कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, ठीक ना, और इन सभी फील्ड में थोड़ा बहुत ये पीछे था। यहाँ पे फिजिकल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अपना कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करेगा, कैसे करेगा, कितना बचाएगा, इन पे भी इनका कुछ खास उतना रोल देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी एलपीजी हमारे एक कंट्री के लिए थोड़ा सा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा इकॉनमी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक ना। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे कि बिल्कुल इसी के एक नए टॉपिक के बारे में, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।